नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बहू ने सास पर लगाया चोरी का इल्ज़ाम, तो सास ने भी लगाया अपना दिमाग और बहू का सच सबके सामने ले आई। और फिर बहू को मिली उसके कर्मों की सज़ा। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। आज सुबह से ही आशीष जी के घर पर मजमा लगा हुआ था, और होता भी क्यों ना, उनके बेटे बहू ने तमाशा ही ऐसा लगाया था। दरअसल आशीष जी और उनकी पत्नी महिमा जी अपने बेटे और बहू रमन और दिव्या से अलग रहते थे। कहने को वे लोग एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके चूल्हा चौका अलग अलग चलता था। खाने पीने के सामान से लेकर घर की हर चीज अलग अलग थी। ऐसा नहीं था कि आशीष जी के दो तीन बेटे थे। उनका तो इकलौता एक ही बेटा था, रमन। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के साथ वे अलग रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माँ बाप अपने इकलौते बेटे से अलग क्यों रहने लगे। वास्तव में वे माँ बाप अपने बेटे से अलग नहीं हुए थे, बल्कि असलियत में तो वह बेटा अपने माँ बाप से अलग हुआ था। दरअसल शादी से पहले रमन अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल भी रखता था। लेकिन जब से उसकी शादी हो गई, तो शादी के बाद धीरे धीरे उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन सा महसूस होने लगा था। और यह कोई अनोखी बात नहीं है। इस बात को वे दोनों भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे कि जब शादी के बाद बेटे का नया रिश्ता जुड़ा है, तो व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो सामान्य सी बात है। बेटे के लिए केवल अब उसके माँ बाप ही ज़रूरी नहीं हैं, बल्कि उसकी पत्नी भी उतनी ही ज़रूरी है। और इसीलिए वे लोग अपने बेटे को सभी रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए पूरा समय दे रहे थे, ताकि वह अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताए, जिससे कि उनके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हों। इधर वे दोनों पति पत्नी अपने बेटे की शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। आखिर उनके घर में एक नया सदस्य जो आ गया था। कुछ समय बाद उनकी बहू, जिसे वह अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाए थे, और सचमुच उसे बेटी की तरह ही रखते भी थे। गांव का माहौल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बहू को माहौल के हिसाब से जितनी सुविधा हो सकती थी उतनी सुविधाएं दी। उसके बाद भी उनकी बहू को सुकून नहीं था। वह हमेशा ही किसी न किसी बात पर शिकायत करती रहती। कभी यह नहीं, कभी वह नहीं, कभी ऐसा मत करो, कभी वैसा मत करो। उसकी आदत से उसका पति भी बहुत परेशान था। और होता भी क्यों ना, वह हमेशा ही किसी न किसी बात पर चिक चिक करने बैठ जाया करती। कभी अपनी सास से लड़ बैठती, तो कभी आस पड़ोस की औरतों से। कुछ महीनों भर में ही उसने आस पड़ोस की औरतों से झगड़ा भी मोल ले लिया था। उसकी इस आदत पर महिमा जी ने उसे समझाया। कहा कि बेटा, यह जो तुम कर रही हो यह सही नहीं है। तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। यदि तुम ऐसे ही झगड़ा करती रहोगी तो कैसे चलेगा। अपने व्यवहार में थोड़ी सी शालीनता लेकर आओ। इतना कहना था कि वह उन पर भी चढ़ बैठी और उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी। लेकिन वह महिमा जी, जो अपनी बेटी की तरह उसे प्यार से रखती थीं और उसे अपनी बेटी की तरह मानती भी थीं, जब उनसे उसने इतनी बदतमीजी की, तो महिमा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में उनका हाथ छूट गया। उन्होंने अपनी बहू को पहले प्यार से समझाया कि वह बदतमीजी ना करे, लेकिन जब वह नहीं मानी, तो उन्होंने उस पर जोर से चिल्लाते हुए उसे साइड किया, पर उससे वह गिर गई। जैसे ही वह उसे उठाने लगी,
कि इस पर उनकी बहू अपनी सास पर और भी जोर से चिल्लाकर पड़ी और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? खबरदार बुढ़िया, जो आज के बाद मुझे हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। इधर महिमा जी, जो अपनी बहू को धक्का देने के बाद खुद पर अफसोस कर रही थीं कि उन्होंने गलती कर दी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बहू की बात सुनकर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वे बोली, तू ठीक है? क्या बके जा रही है तू? कब से मैं तो सोच रही थी कि तुझे कोई परेशानी है, लेकिन अब तो लगता है जैसे तू ही बदतमीज है। तुझे ड्रामा करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। यह सब बातें कहते हुए वह अपनी बहू को चुप होने के लिए कहने लगी, पर वह तो जैसे आज ढीठ बनकर बैठी हुई थी, चुप होने को तैयार ही नहीं थी, बस बड़बड़ाए जा रही थी। और इधर गुस्से के मारे महिमा जी बौखलाए जा रही थीं और सोचने लगी कि अगर इतनी देर में मेरी बेटी होती तो उसे पीट पाट कर चुप करा देती। लेकिन क्या करूं, अगर बहू पर हाथ उठाया तो सब लोग यही कहेंगे कि बहू को मारती है, कैसी जालिम सास है। यह सब सोचकर उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और उसे सारी बात बताई। इधर थोड़ी बहुत देर बाद वह भी घर आ गया और रमन घर आकर अपनी पत्नी से बोला, तुझे कोई और काम नहीं है क्या? हर टाइम किसी न किसी से झगड़ा करती रहती है। तो वह इस पर चिल्लाती हुई अपने पति पर ही तेज आवाज में बोली, हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है ना। दिमागदार तो तुम और तुम्हारे माँ बाप ही हैं बस। अपनी माँ को पूछो कि मुझ पर हाथ कैसे उठाया। मैं चुप रहती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ कहना नहीं आता। अगर मैंने तुम्हारी माँ को एक हाथ मार दिया होता ना, तो यह जमीन से उठ नहीं पाती। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ज्यादा जवानी छा रही है इस बुढ़िया को बुढ़ापे में। तुम्हारी माँ को। उसकी इन सब बातों को सुनकर रमन भी उस पर गुस्सा हो गया और बोला, तुझे होश भी है कि तू क्या बके जा रही है? बड़े छोटे से बात करने की कोई शर्म लिहाज नहीं है तुझे? कोई तमीज नहीं है कि तुझे छोटे बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए? तुझे तो बस बकबक करते रहने से मतलब है ना? तेरे जैसी बदतमीज लड़की शायद ही कोई और होगी। खबरदार जो मेरी माँ के खिलाफ कुछ और भी कहा तो। इस पर वह और ज्यादा तेज बोलने लगी और अब अपने पति पर ही चढ़ बैठी। इस पर रमन भी भला क्या ही करता। बेचारा अपनी पत्नी से कुछ कहता तो कलेश और ज्यादा बढ़ जाती, पर अगर घर वालों से कुछ कहता तो किस आधार पर कहता, क्योंकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। और इधर उसकी पत्नी उसकी माँ को दुनिया भर की बातें सुना रही थी। अब वह तो वहां से गुस्से में घर के बाहर चला गया और इधर उनकी बहू दिव्या बक बक मचाती रही। बहुत देर तक तो बेचारी महिमा जी ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब उनकी बहू ने उन्हें उल्टी सीधी गालियां सुनाई तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बहू को चुप करने की बहुत कोशिश की। लेकिन जब वह फिर भी ना मानी तो उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। अब उनकी बहू के मुंह से बिल्कुल भी आवाज न निकली और एक टक आंखों में आंसू भरकर अपनी सास को देखती रही और बोली, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? उसके इतना कहने की देर थी कि उसके दूसरे गाल पर भी चटाक की आवाज के साथ महिमा जी ने एक और थप्पड़ जड़ दिया और बोली, खबरदार जो मुंह से आवाज भी निकाली तो बुरा हाल कर दूंगी तेरा। तू क्या सोचकर मुझे यह फालतू में गालियां सुना रही है? आज तक मेरे माँ बाप ने मुझसे इतनी बदतमीजी नहीं की। शादी के बाद कभी मेरे पति ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया। और आखिर तू है कौन जो मैं तेरी इतनी बदतमीजी सहूंगी?
मेरा बेटा मुझे दिन रात माँ माँ कहकर मेरी सेवा करने को तैयार रहता है, और तू है कि मुझे फालतू की बातें सुना रही है। तेरे हाथ की बनी हुई 2 रोटियां खाने के पीछे मैं तेरी इतनी बकवास नहीं सुन सकती। अगर तुझे इतनी ही परेशानी है तो आज के बाद मैं अपने और अपने पति के लिए हर काम खुद कर लूंगी। तुझे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस तू अपने काम से काम रख और मुझसे बदतमीजी करने की दोबारा कोशिश मत करना, समझी तू? अब तो बेचारी महिमा जी ने उसे इतनी बातें तो सुना दी, लेकिन अपने कमरे में आकर वे बहुत रोईं, यह सोच सोचकर कि आज उनकी बहू ने उनसे कितनी बदतमीजी की और मजबूरी में उन्हें उस पर हाथ उठाना पड़ा। कहाँ वह अपनी बहू को यह सोचकर इस घर में लाई थी कि उसे बेटी की तरह रखेंगी, सारी खुशियां देंगी, और कहाँ आज इसी बहू पर उन्हें हाथ उठाना पड़ा। अब से बेटे बहू और माँ बाप दोनों का चूल्हा चौका अलग हो गया। घर के एक कमरे में माँ बाप रहते और बाकी कमरे में उनके बच्चे। वे दोनों अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद ही किया करते थे। बेटा माँ बाप को मदद देने की कोशिश करता भी तो उसकी पत्नी वह कलेश मचा दिया करती थी। अब बीतते समय के साथ साथ महिमा जी और आशीष जी को पता चला कि वह दादा दादी बनने वाले हैं, तो वह तो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपनी बहू के पास पहुंचे। लेकिन जब उनकी बहू ने उन्हें अपने कमरे में देखा तो उन्हें देखते ही वह बुरी तरह मुंह बनाने लगी। तो आशीष जी और महिमा जी वही मिठाई रखकर आ गए। महिमा जी ने अपनी बहू से अपने उस समय के बर्ताव के लिए माफी भी मांगी थी कि बहू, मैंने उस दिन गुस्से में आकर तुझ पर हाथ उठाया, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वह फिर चली गईं और दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। फिर से समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। थोड़े समय बाद उनके पोते और पोती ने जन्म लिया। उनकी बहू ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद तो घर में खुशियां ही खुशियां छा गई थीं। अब महिमा जी ही अपनी बहू की देखभाल कर रही थीं। घर का सारा काम करने के बाद खाने पीने का सब कुछ वहीं देख रही थीं। उस समय उन्होंने अपनी बहू का पूरा ख्याल रखा। उसे 1.25 महीने तक बिस्तर से उठकर हिलने भी न दिया। अब तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वह उनकी बहू पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, और जब वह ठीक हुई तो उसने अब अपने पति से कहा कि वह अपनी माँ से कह दे कि अब वह अपने घर का काम संभालें, मैं अपना काम खुद देख लूंगी। तब बेटा अपनी पत्नी से कुछ कहता भी तो इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि वह भी अपने घर में शांति चाहता था। उसने सोचा कि चलो ऐसे ही यह अगर खुश है तो मैं माँ से कह देता हूँ, और उसने जाकर अपनी माँ से कह दिया कि दिव्या क्या कह रही है। अब अगली सुबह फिर से दिव्या अपने घर का काम करने लग गई और इधर महिमा जी अपने काम करने लगीं, और ऐसे ही समय बीतता रहा और दिव्या को अब अपने सास ससुर अपनी आंखों के सामने दिखते हुए भी अच्छे नहीं लगते थे, और वह उन्हें घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती और इधर अपने पति को हर समय भड़काती रहती। और जब उससे भी उसका काम ना चला तो दिव्या की माँ ने घर बुलाकर जाने रमन को क्या क्या कहा उसके माँ बाप के बारे में, कि वह भी बस अपनी पत्नी की ही बातें सुनता रहता। वह उसके माँ बाप के खिलाफ कुछ कहती भी तो उसे कुछ न कहता। एक दिन तो अपनी सास के पास जाकर वह उनके कमरे में पैसे फेंकती हुई बोली, यह लो, तुमने मेरे खाने पीने का ध्यान रखा और मेरे घर का काम देखा, इसीलिए यह पैसे रख लो, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। यह सब देखकर महिमा जी बहुत भावुक हो गईं और रोती हुई बोलीं, बहू,
मैं मानती हूँ कि मैंने तुझ पर हाथ उठा करके गलती की है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि अब तुम मुझे उस गलती के लिए कभी माफ़ ही ना करो। और जहाँ तक बात रही पैसों की, तो क्या मैंने इन पैसों के लिए तेरी देखभाल की थी? अरे, यह तो मेरा फर्ज था। आखिर वह मेरे ही पोते पोती हैं, तो क्या मैं उनकी देखभाल भी नहीं कर सकती हूँ? और तूने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, फिर तेरा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है ना। इस पर दिव्या अपनी सास से बोली, कोई फर्ज वर्ज नहीं है तुम लोगों का, और ना ही तुम लोग मेरे कुछ लगते हो। अपने आप को पड़ोसी मानने से ज्यादा कुछ समझने की कोशिश मत करना। और हाँ, मेरे बच्चों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए तुम्हें मैं यह पैसे देने आई हूँ। चुपचाप से इनको रखो और दोबारा मेरे कमरे की तरफ देखना भी मत। एक घर में रहते हुए भी अब वे लोग अनजान की तरह रहते थे। एक दिन आशीष जी अपना काम करके वापस लौट रहे थे कि उनकी बाइक फिसल गई और उनके ही पैर पर गिर गई, जिससे उनके पैर में थोड़ी ज्यादा चोट आ गई, जिसके कारण वह काम पर ना जा सके। अब जैसे तैसे वे दोनों अपने समय काट रहे थे कि एक दिन अचानक सुबह होते ही उनकी बहू दंदनाती हुई उनके कमरे में पहुंच गई और उनके कमरे में जाते ही बोली कि पैसे कहाँ रखे हैं मेरे तुम दोनों ने? तुम दोनों से ही पूछ रही हूँ कि पैसे कहाँ रखे हैं मेरे। महिमा जी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगीं और बोलीं, कौन से पैसे बहू? हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। तब दिव्या बोली, वही पैसे जो तूने कल रात मेरे कमरे से चुराए थे बुढ़िया। अपनी बहू की बात सुनकर बेचारी महिमा जी चौंक गईं और बोलीं, नहीं नहीं बहू, मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगा। मैंने तेरा 1 रुपया भी नहीं लिया। मुझे भला उनसे क्या मतलब? तेरी चाहे लाख माया पड़ी हो, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम दोनों तो अपना खर्चा चला ही रहे हैं, जैसे भी हो रहा है हमसे, पर हमने आज तक कभी किसी के 1 रुपए पर भी अपनी नीयत नहीं डिगाई। फिर भला मैं तेरे पैसे क्यों लेने लगी? तब वह बोली, मतलब क्यों नहीं है? तब तो यह बुढ़ा 2 पैसे कमा रहा था, पर अब तो तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है ना, तो इसीलिए खर्च चलाने के लिए कुछ तो करोगे ही। और फिर इस बुढ़े का इलाज भी तो चल रहा है। अब तो उनकी बहू पूरी तरह से अपनी तमीज खो चुकी थी। इस पर महिमा जी अपनी बहू से बोली, बहू, तू मुझसे जितनी बदतमीजी कर रही है वह ठीक है, पर कम से कम अपने ससुर से इस तरह बात मत कर। आज तक कभी मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, और मेरे सामने मेरे पति की तू बेइज्जती करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर वह फिर से चिल्लाती हुई बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या कर लेगी तू? बहू ने कहा, खबरदार जो मुझे इस बार हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। मेरे बच्चे अब इतने भी छोटे नहीं हैं, और फिर इस बार हाथ लगाकर तो देख, तेरा हाथ ना तोड़ दूं तो मेरा नाम भी दिव्या नहीं। बस फिर क्या था, घर में वही कलेश फिर से शुरू हो गया। घर में खूब कलेश हुआ और आखिरकार आशीष जी ने महिमा जी को चुप कराया और बोले कि तुम क्यों इससे दिमाग मार रही हो? यह तो बदतमीज है। बहाना चाहिए कोई ना कोई इसको लड़ने का। तुम भी ऐसे करोगी तो खामखा मोहल्ले में बदनामी ही होगी और कुछ नहीं मिलेगा, और फिर इसे कोई नहीं कहेगा। यह तो चलो फिर भी बहू है, तुम तो सास हो ना, तुम ही थोड़ा बड़प्पन दिखाओ और चुप हो जाओ। इस पर दिव्या बोली, हाँ, जैसे तुम्हारे चुप होने से ही सब शांत हो जाएगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए, हराम के पैसे नहीं है मेरे। मुझे तुम लोगों के पास अपने पैसे छोड़ देने का कोई शौक नहीं है। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, आया समझ? वरना बहुत बुरा हाल करूंगी। बस फिर क्या था, जब इतना सारा तमाशा हो ही रहा था तो आखिरकार रमन भी घर पहुंचा, और जब उसने अपने घर में इतना तमाशा होते देखा तो वह पूछने लगा कि अब क्या हो गया? अब तुम क्यों ड्रामा कर रही हो? मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आता दिव्या,
कि तुम क्यों बार बार इतना शोर शराबा करती हो। पूरे मोहल्ले वाले हमारे घर के बाहर ही खड़े हैं, फालतू में उनका मनोरंजन करवाती रहती हो। क्या मिलता है यह सब करके तुम्हें? तब दिव्या बोली, मिलता मुझे नहीं है, तुम्हारे माँ बाप को मिला है। पूरे 10,000 रुपए चुराए हैं मेरे कमरे से। पूछो इसे कि कहाँ रखे हैं। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो देख लेना कि मैं इनका क्या हाल करूंगी। तब महिमा जी अपने बेटे से बोली, बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि यह किस बारे में बात कर रही है। मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं भला तुम्हारे पैसे क्यों चुराने लगी बेटा? अपने ही घर में भला कौन चोरी करता है? तब दिव्या बोली, अपने घर में तो नहीं करते, पर तुम लोग मेरे घर में तो कर सकते हो ना। देखो रमन, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी माँ ने ही पैसे चुराए हैं, तो इसीलिए तुम इन्हें कह दो कि यह चुपचाप अपने कमरे की तलाशी लेने दे, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तब महिमा जी बोली, अगर तुझे पुलिस को बुलाना है तो बुला ले। पुलिस से मैं किसी से नहीं डरती। मैंने तेरे कोई पैसे नहीं चुराए, और फिर भला मैं तेरे पैसे क्यों चुराने लगी? इस पर रमन बोला, अरे माँ, खामखा में पुलिस को बुलाकर क्यों ड्रामा करवाना चाहती हो? मैं जानता हूँ कि आपने पैसे नहीं चुराए होंगे, पर जब यह इतना ड्रामा कर रही है तो एक बार इसे देख लेने दो ना। जब घर में पैसे हैं ही नहीं तो क्या डरना है? आप क्यों इसे तलाशी नहीं लेने दे रही? एक बार देख लेने दो तो इसको भी संतुष्टि मिल जाएगी कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इस पर महिमा जी बोली, ठीक है बेटा, अगर तुझे भी ऐसा लगता है कि तलाशी ले लेनी चाहिए तो शौक से ले लो। मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं हैं, लेकिन इससे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे जो पैसे थे 10,000 रुपए, उनमें 500 के नोट थे या 200 के नोट थे? तब बहू बोली, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तब महिमा जी बोली कि कमाल की बात है, तेरे पैसे चोरी हो गए। तूने अपने हाथ से पैसे रखे थे, लेकिन तुझे इतना ही नहीं पता कि उसमें कैसे नोट थे। कल को तुझे यहाँ मेरे पैसे मिल गए और तू उन्हें ही अपने पैसे बताने लगी, तो मैं अपने पैसे थोड़े ही ना दे दूंगी तुझे। तब दिव्या बोली, सुनो जी, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पैसे तुम्हारी माँ ने ही चुराए हैं और उनके पास ही पैसे हैं। यह इसीलिए कह रही हैं। तब महिमा जी बोली कि हाँ, पैसे हैं, लेकिन वह मेरे पैसे हैं, तेरे नहीं। मैं कल ही अपने पैसे निकाल कर लाई हूँ, क्योंकि तुम दोनों को तो हमारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे में मुझे तो अपने पति को दिखाना ही होगा ना। कब से उनके पैर में चोट लगी हुई है, लेकिन अकेली ही मैं उन्हें लेकर अस्पताल तक जाती हूँ, दवाई दिलाकर लाती हूँ। लेकिन तुम दोनों में से एक बार भी किसी ने यह नहीं पूछा कि माँ, अकेली तुम इतना सब कर रही हो, लो हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें। ऊपर से यहाँ चली आई मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने। उस दिन जो मैंने तुझे थप्पड़ लगाया था ना, उसे भूलना मत। अगर ज़्यादा बदतमीज़ी की तो मैं दोबारा ऐसा कर सकती हूँ। इस बार महिमा जी शांत ना बैठकर थोड़ी गुस्से में बोली। तो दिव्या अपने पति से बोली, देखा तुम्हारी माँ को, बड़ा कहते हो ना कि तुम्हारी माँ गुस्से वाली नहीं है, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती, बस मैं ही दिमाग मारती रहती हूँ। देख लो अपनी सीधी माँ को, उस दिन उसने कैसे मुझ पर हाथ उठाया था। तब महिमा जी बोली कि मैंने उस दिन तुझ पर हाथ उठाया था, और मैंने अपनी उस दिन की गलती के लिए तुझसे 50 बार माफ़ी भी मांग चुकी हूँ। मैं इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। और जहाँ तक बात रही थप्पड़ मारने की, तो मैं तो तुझे इस घर में अपनी बेटी बनाकर लाई थी, और यही सोच कर लाई थी कि तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। तो इस नाते मुझे तुझे थप्पड़ मारने का भी अधिकार है। जब बच्चे बदतमीजियां हद से ज़्यादा करने लगें, तो कई बार उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए माँ बाप को ऐसा करना पड़ता है। और काश यह थप्पड़ तेरी माँ ने तुझे बचपन में ही मारे होते, तो अब तू मुझसे इतनी बदतमीजी ना कर रही होती। इस पर रमन भी
अपनी बीवी की तरफदारी करता हुआ बोला, माँ, आप मेरे सामने ऐसे कर रही हैं तो मेरे पीछे आपने इससे कितनी बदतमीजी की होगी। और फिर आप जिन पैसों की बात कर रही हैं कि आपके पास रखे हैं, वह पैसे आपके पास कहाँ से आए? पापा के तो पैर में चोट लगी है ना, और वह कब से घर पर ही पड़े हैं, तो आपके पास पैसे कहाँ से आए, बताइए। इस पर महिमा जी अपने बेटे की ओर देखती हुई बोली, बहुत अच्छा बेटा, तेरी बीवी तो मुझसे कम सवाल किया करती थी, इसीलिए तेरी भी ज़रूरत पड़ गई। वैसे तो मुझे यह बता तू कि इतनी चिंता जिन पैसों की तुझे अब हो रही है, काश इन पैसों की चिंता कुछ दिन पहले हो गई होती कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए। जब तेरे पापा बीमार हैं तो मैं उनका इलाज कैसे करवा रही हूँ, एक बार भी तूने मुझसे पूछा क्या? नहीं ना। फिर मैं तुझे भला क्यों बताने लगी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए? और जहाँ तक बात रही पुलिस को बुलाने की, तो रुक तू, अभी आज मैं ही इस समस्या का समाधान कर देती हूँ। पुलिस को खामखा में फ़ोन करने के लिए तुम लोग क्यों परेशान होते हो? मैं ही कर देती हूँ यह काम भी। यह कहकर उन्होंने पुलिस को फ़ोन मिला दिया और चोरी की खबर देकर उन्हें अपने घर बुला लिया। जब पुलिस वाले घर आए तो पूछताछ करने लगे कि किसके पैसे चोरी हुए हैं और कितने पैसे चुरे हैं। तब महिमा जी का नाम लगाती हुई दिव्या बोली कि सर, मेरे 10,000 रुपये चोरी हुए हैं और इस बुढ़िया ने चुराए हैं। अगर आपको इसके बक्से में या इसके कमरे में 10,000 रुपये ना मिले तब आप कहना, और ऊपर से यह मुझे तलाशी भी नहीं लेने दे रही है। तब पुलिस वालों ने महिमा जी से बात की। तब महिमा जी ने कहा कि सर, मैं इसे तलाशी नहीं लेने दे सकती। अगर आप चाहें तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी ले लें, लेकिन मैं इससे जानना चाहती हूँ कि यदि इसके पैसे थे तो यह मुझे बताए कि इसने कितने कितने पैसों के कितने नोट रखे थे, क्योंकि मैंने भी अपने पैसे इसी बक्से में मेरे पास रखे हुए हैं। तो अब इस बात को कैसे तय किया जाएगा कि वह पैसे जो इस बक्से में हैं वह इसके हैं या मेरे हैं? यह आप देखिए सर, मैंने तो इसीलिए इससे पूछा था कि पैसे तूने कितने कितने नोट रखे हैं, लेकिन यह मुझे बता नहीं पा रही है, तो मैं इसे कैसे वह पैसे निकाल कर दे दूं या कैसे इसे अपने कमरे की तलाशी लेने दूं? कल को अगर यह मेरे पैसों को ही अपने पैसे बताने लगी तो मैं क्या करूंगी सर? मैंने अपने पति के इलाज के लिए वह पैसे इकट्ठे किए हैं। तब पुलिस वालों ने रमन और दिव्या से कहा कि माताजी की बात बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारे पैसे चुरे हैं तो तुम बताओ कि तुमने 10,000 रुपये में कितने कितने नोट कितने कितने रुपए के रखे थे? 50 के, 100 के, 500 के या 200 के? बताओ कितने कितने रुपए रखे थे तुमने? तब दिव्या कुछ न बोली। तब वह कुछ देर चुप रही तो पुलिस वाले बोले कि हमें तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। तुम ही फालतू में माँ जी को फंसाना चाह रही हो और उनके पैसे लूटना चाह रही हो, है ना? सही कह रहे हैं ना हम? तब दिव्या बोली, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं बस याद कर रही हूँ कि मैंने पैसे कैसे रखे थे। फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर दिव्या ने सोचा कि 10,000 रुपये हैं तो 500 के नोट ही रहे होंगे। सोचते हुए वह फिर पुलिस वालों से बोली, सर, मेरे जो 10,000 रुपये हैं उनमें सभी नोट 500 के हैं। तब वे पुलिस वाले महिमा जी के कमरे में घुसे और उनसे कहा कि माता जी, हमें तलाशी करनी होगी, उन्होंने हमें पैसे बता दिए हैं कि 500 के नोट हैं। तब वे उनके कमरे की तलाशी करने लगे और महिमा जी ने भी उन्हें नहीं रोका। महिमा जी के बक्से में पुलिस वालों को 8,000 रुपये ही मिले, जिनमें से कुछ पैसे ही 500 के नोट थे। बाकी रुपए 200 के और 100 रुपये के नोट मिलाकर पूरे हुए थे, जिन्हें देखकर पुलिस वालों ने उन पैसों को निकाल लिया और दिव्या के सामने जाकर उससे पूछने लगे
क्या यही तुम्हारे पैसे हैं? तब दिव्या बोली, हाँ हाँ सर, यही मेरे पैसे हैं। देखो सर, इस बुढ़िया ने मेरे पैसे चुरा लिए थे। अब आप इसे ले जाइए अपने साथ, चोरनी कहीं की। दिव्या ऐसी सब बातें कहने लगी तो लेडी कांस्टेबल ने दिव्या के गाल पर तमाचा रख दिया और बोली, झूठ वह बोल रही है या तू अपनी सास के पैसे हड़पना चाहती है, जबकि तुझे दिखाई दे रहा है कि तेरा ससुर बीमार है, फिर भी तुझे सिर्फ पैसों की पड़ी है। कैसी नालायक बहू है तू। उस लेडी कांस्टेबल के आगे दिव्या की बोलती बंद हो गई और धीमी सी आवाज में बोली, लेकिन सर, यह तो मेरे ही पैसे हैं। तब वह पुलिस वाला बोला कि यह तुम्हारे पैसे कैसे हो सकते हैं? ना ही तो यह 500 के नोट हैं और ना ही यह 10,000 रुपये हैं। यह तो 8,000 रुपये हैं और इनमें तो नोट भी वैसे नहीं है जैसे तुमने बताए। तब दिव्या बोली कि सर, इस बुढ़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आए? हो सकता है मेरे पैसे किसी से जाकर इसने बदल दिए हों। तब महिमा जी ने पुलिस वालों से कहा, बेटा, मैंने अपने भाई से पैसे उधार मांगे हैं अपने पति के इलाज के लिए। यकीन नहीं होता तो तुम रुको, मैं उसे फ़ोन मिलवा कर देती हूँ। रमन से कहा कि वह फ़ोन मिलाकर दे दे। अपने मामा को फ़ोन मिलाकर रमन ने पुलिस वालों को वह फ़ोन दे दिया। अब जब पुलिस वालों ने उनसे बात की तो पता चला कि महिमा जी अपने पति के इलाज के लिए 8,000 रुपये उनसे मांग कर लाई थीं और अपने भाई से बात कराने के बाद रमन को भी अपने मामा से बात करके संतुष्टि हो गई कि उसके माँ बाप ही सही थे और उसकी पत्नी झूठ बोल रही थी। और इधर पुलिस वालों ने भी दिव्या को सख्त हिदायत देकर छोड़ा और कहा कि अगर आगे से ऐसी कोई भी शिकायत आई तो तुम्हें हम अंदर डाल देंगे। फिर वहां बैठी बैठी यह सब चालबाजी करती रहना। बूढ़े सास ससुर का जीना हराम कर रखा है। इकलौता बेटा है, क्या इसीलिए इन्होंने इसे इतना पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि जब उनकी तुम जैसी बहू आएगी तो वह इनका खाना पीना सोना सब कुछ हराम करके रख देगी और चैन से सांस भी नहीं लेने देगी। बोलो, तुम्हें कैसा लगेगा जब कल को तुम्हारा बेटा बड़ा होकर ऐसी लड़की से शादी कर ले जो तुम्हें घर में टिकने भी न दे, तुम्हारे ही घर में तुम्हें ही किराएदार की तरह एक कमरा देकर छोड़ दे? बताओ, कैसा लगेगा तुम्हें? और अगर आज के बाद हमारे पास माँ जी अपनी कोई भी फरियाद लेकर आई तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आया समझ? दिव्या को सख्त हिदायत देकर पुलिस वाले चले गए। लेकिन दिव्या के दिमाग में तो कीड़े चल रहे थे ना, उसकी समझ में तो आने से रहा। और फिर वह इस कंडीशन में अपने सास ससुर की सेवा तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वह बस अपने परिवार से ही खुश थी। सास ससुर की जैसे उसे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वक्त के साथ उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और उसके सास ससुर और ज़्यादा बूढ़े। अब बेचारे एक समय बना लेते और 2 समय उसी को खा लेते। अब तक बेचारे आशीष जी के हाथ पैरों में भी जान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कमा लाते तो उसी से गुजारा चलता। और इधर दिव्या के बच्चे बड़े हो गए। जब एक दिन वे अपने बच्चों को डांट रही थी तो वह उल्टा उस पर ही चढ़ बैठा और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगा। उस दिन दिव्या की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपने पति से कहा, और जब उसने अपने बच्चों से बात की कि तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, किससे सीखते हो तुम यह बदतमीजी, तो बच्चों ने अपनी माँ के सामने ही कह दिया कि पापा, यह सब तो हमने माँ से ही सीखा है। माँ भी तो दादा दादी के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है ना, तो हम भी इनके साथ वैसा ही तो बर्ताव करेंगे जैसा यह करती हैं। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब उसने यह शब्द सुने तो वह शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। पूरी रात अपने बच्चों की बात सोच सोच कर वह रोती रही। जब उसका पति आया तो उसने उससे पूछा भी
कि क्या हुआ है। जब दिव्या ने उसे बताया तब वह बोला कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, अब चुपचाप सो जाओ। लेकिन जब सुबह उठकर भी उसने दिव्या को रोते देखा तो उसने दिव्या को समझाया कि अगर तुम्हारे अंदर का घमंड मर चुका है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो जाकर मेरे माँ पापा से माफ़ी मांगो और उन्हें अपने पास रखो। जितना प्यार और सम्मान तुम उन्हें दोगी, तुम्हारे बच्चे भी आने वाले समय में तुम्हारे साथ वही बर्ताव करेंगे। इसीलिए अपना भविष्य तय करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने बच्चों का कैसा बर्ताव देखना चाहती हो। दिव्या को अब उसकी बात समझ आ चुकी थी। उसने जाकर अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी। हालांकि वे उसे माफ़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन दिव्या ने हाथ जोड़कर पैर पड़कर उनसे माफ़ी मांगी। आखिरकार आखिरकार माँ बाप का दिल था और पिघल ही गया। अब उन्होंने अपनी बहू दिव्या को उसकी सभी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया। अब सभी लोग साथ साथ एक परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नए वीडियो में नई कहानी के साथ। और हाँ, यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें लिख भेजें इस मेल आईडी पर, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और ज़रूरतमंदों की मदद करें।